एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे एक शादीशुदा मर्द ने सालों तक अपने घर में रखा, वो भी जबरदस्ती। और उसी लड़की को बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर ने अपने हाथों से इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। आज इस वीडियो में वो सच सामने आएगा जो मीडिया ने छुपाया, वो अंदर की बात जो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। क्या ऋतिक रोशन की शादी सच में कंगना की वजह से टूटी? और वो थप्पड़ एयरपोर्ट पर एक CIA सेफ जवान ने कंगना को क्यों मारा? चलिए जानते हैं कंगना रनौत के साथ हुई इन सारी घटनाओं की पूरी कहानी। 23 मार्च 1986 हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा इलाका भांबला। यहाँ एक राजपूत परिवार में एक लड़की पैदा होती है, नाम रखा जाता है कंगना। घर में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती थी, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। मतलब सीधा, जो बड़े कहें वो मानो, जो समाज कहे वो करो। लड़की हो तो और भी ज्यादा। कंगना के पिताजी का नाम था अमरदीप रनौत, एक बिजनेस करते थे। माँ का नाम आशा रनौत, एक रिस्पेक्टेबल सीधा साधा घर। चंडीगढ़ में पढ़ाई हुई कंगना की, लेकिन पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है, परिवार चाहता था कि कंगना डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कम से कम कोई अच्छी नौकरी करे, बिल्कुल वैसे ही जैसा भारत का हर दूसरा मिडिल क्लास माँ बाप सोचता है। लेकिन कंगना का दिल कहीं और अटका हुआ था। 2005 में एक फैशन शो में कंगना ने हिस्सा लिया और उन्हें फेस ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। कुछ था उनके अंदर, कुछ अलग, एक चमक, और उसी चमक ने उन्हें अंदर से जलाया, कुछ बनने के लिए, स्क्रीन पर आने के लिए, दुनिया देखे उन्हें। इसीलिए जब एक एडवर्टाइजमेंट शूट का ऑफर आया कंगना के पास, तो उन्होंने घर वालों से मुंबई जाने की इजाजत मांगी। ख्वाहिश थी उनकी आंखों में, उम्मीद थी उनके लहजे में। घर वालों ने एक ही जवाब दिया, नहीं। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात, अंधेरा, घर के बाहर का रास्ता, और एक 16 साल की लड़की जिसके हाथ में सिर्फ 10,000 रुपए थे, घर छोड़ के निकल गई। कोई फेयरवेल नहीं, कोई गुड बाय नहीं, बस एक फैसला जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो सीधा दिल्ली पहुंची। दिल्ली में ना कोई जानता था उन्हें, ना कोई अपना था। एक अजनबी शहर, एक अकेली लड़की, और पॉकेट में 10,000 रुपए जो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते। जो आगे हुआ उसने सब कुछ हैरान कर दिया। किसी तरह कंगना को नुक्कड़ नाटक और थिएटर में काम मिला। छोटे छोटे एड एजेंसियों के चक्कर लगाती रहीं। 2-4 काम किए, थोड़ी पहचान बनी, लेकिन काम रेगुलर नहीं था, पैसा नहीं था, और घर वापस जाना वो तो एक ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो भागी थी। वापस जाना मतलब हारना था। 1-2 काम के बाद जब काम बंद हुआ तो कुछ दोस्तों ने कहा, हीरोइंस दिल्ली में नहीं बनती, मुंबई जाओ। और कंगना मुंबई आ गई। मुंबई जिसे सपनों का शहर कहते हैं, लेकिन यही शहर उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मंडी भी है जो अकेले आते हैं, भूखे आते हैं, और कुछ पाने की चाहत में कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मुंबई में भी कोई नहीं जानता था कंगना को। फिल्म डायरेक्टर्स के घर के चक्कर, ऑफिसों के बाहर घंटों का इंतजार, और बार बार एक ही जवाब, बाद में आना। एक्टिंग सीखने के लिए कंगना ने आशा चंद्रा का ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया। हॉस्टल में रहने लगी। छोटे छोटे एड शूट से खर्चा निकलता था, और यही हॉस्टल में उन्हें मिली एक लड़की, नाम था डॉली। डॉली अच्छी दोस्त लगी, हेल्पफुल, केयरिंग। लेकिन, और यहाँ ध्यान से सुनिए, यही डॉली एक दिन कंगना को उस रास्ते पर ले जाएगी जहाँ से वापस आना मुश्किल होगा। डॉली बॉलीवुड के कई बड़े लोगों को जानती थी, और उसी ने कंगना की मुलाकात करवाई आदित्य पंचोली से। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। आदित्य पंचोली एक एक्टर, शादीशुदा, बाल बच्चों वाला, और एक आदमी जिसके बारे में इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि वो नई और बेबस लड़कियों की जिंदगी में गॉडफादर बन जाता था। लेकिन इस गॉडफादर का इरादा सिर्फ मददगार होना नहीं था। जब डॉली ने कंगना की आदित्य से मुलाकात करवाई तो आदित्य ने कंगना को एक बड़ा सपना दिखाया। फिल्मों में काम, बड़ी इंडस्ट्री, कनेक्शंस, और एक ऐसी लाइफ जो अभी तक सिर्फ कंगना ने सोची थी। 17 साल की कंगना अकेली, भूखी, थकी उस सपने में खो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य ने कंगना को अपने फ्लैट पर रहने की जगह दी, और कंगना जिसके पास ना पैसा था, ना जगह, ना कोई अपना, उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई। यहाँ से शुरू हुआ वो दौर जिसे कंगना ने खुद बाद में जिंदगी का सबसे बुरा वक्त कहा। धीरे धीरे आदित्य कंगना को बड़ी बड़ी रात की पार्टियों में ले जाने लगा। फिल्मी दुनिया की चमक धमक, शराब, नशा, और वो दुनिया जहाँ सब कुछ ठीक लगता है जब तक सुबह ना हो जाए। कंगना नासमझ थी, तब अकेली थी, और आदित्य ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। शराब पहले फन लगी, फिर नॉर्मल लगनी शुरू हो गई, और फिर एक दिन जरूरत बन गई। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि आदित्य पंचोली ने कंगना को नशा करने की लत लगा दी थी जानबूझकर, ताकि वो कभी अकेले ना सोच सके, कभी आदित्य के खिलाफ ना जाए। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? एक 17 साल की लड़की जो सिर्फ अपना सपना पूरा करना चाहती थी, या एक शादीशुदा मर्द जो अपने पावर का खेल खेल रहा था? लेकिन ये सिर्फ नशा नहीं था। कंगना ने खुद बाद में पब्लिकली बोला, आदित्य पंचोली ने कई बार उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उन्हें धमकाया, उन्हें रोक कर रखा। वो घर में कैद थी प्रैक्टिकली, क्योंकि जाती कहाँ, पास पैसा नहीं, घर वाले बात नहीं करते, और इंडस्ट्री में कोई अपना नहीं। ये जिंदगी नरक बन गई थी उसकी। लेकिन एक दिन, एक पल सब कुछ पलट
पलट गया और फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। एक बार में कंगना बैठी थी, अचानक एक आदमी की नजर उन पर पड़ी। ये थे डायरेक्टर अनुराग बसु। उन्हें कंगना में कुछ दिखता है। वो कंगना से फिल्मों के बारे में बात करते हैं। कंगना को मानो डूबते को किसी ने हाथ दिया हो। अनुराग बसु ने कंगना को महेश भट्ट से मिलने करवाया। महेश भट्ट ने कंगना को रिजेक्ट कर दिया, सीधा, बिना सोचे। जब ये बात आदित्य पंचोली को पता चली तो वो आधी रात को कंगना के पास पहुंचा। आकर उन्होंने कंगना के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जबरदस्ती की कोशिश की। उस रात का दर्द कंगना ने सालों बाद इंटरव्यूज में भी बयान किया, आंखों में आंसू लेकर। लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ। कंगना किसी तरह बंगले से निकल गई और सीधी पहुंची पुलिस स्टेशन। आदित्य पंचोली पर केस दर्ज हुआ और यही वो पल था जब कंगना पहली बार अपनी जिंदगी में खुद के लिए लड़ी। पुलिस ने आदित्य को इतना दबाया कि वो कंगना के आसपास से दूर हो गया। अब कंगना आजाद थी, लेकिन टूटी हुई भी थी अंदर से। नशा, अकेलापन, दर्द और एक करियर जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अनुराग बसु के सहारे से कंगना ने अपने आप को संभाला और फिर एक दिन वही महेश भट्ट जिसने कभी रिजेक्ट किया था, उसने कंगना को एक फिल्म में लेने का फैसला किया। वो फिल्म थी गैंगस्टर। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि गैंगस्टर में एक किसिंग सीन था और वो सीन सिर्फ कंगना की फिल्मी जिंदगी नहीं बल्कि उसके घर वालों की नजरों में उसकी पूरी इज्जत भी तबाह करने वाला था। अब सवाल ये था, क्या कंगना अपनी पहली फिल्म के लिए इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार थी? और अगर हाँ, तो उस फैसले के बाद जो हुआ वो सुनकर आपका भी दिल दुखेगा। गैंगस्टर 2006 की ये फिल्म कंगना की पहली फिल्म थी और इस फिल्म में एक चीज थी जो कंगना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी, किसिंग सीन। वो भी बॉलीवुड के चुंबन देवता इमरान हाशमी के साथ, जिनका पूरा करियर ही इस एक चीज पर टिका हुआ था। कंगना ने सीन दिया, फिल्म रिलीज हुई और जब कंगना के घर वालों ने ये फिल्म देखी तो उन्होंने सीधा एक ही फैसला लिया, हमारा कंगना से कोई रिश्ता नहीं, बेदखल। एक झटके में वो लड़की जो पहले से ही अकेली थी अब ऑफिशियली अपने ही घर के लिए अजनबी हो गई थी। लेकिन फिल्म हिट हुई और कंगना को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। दुनिया ने नोटिस किया। अनुराग बसु और महेश भट्ट दोनों अब कंगना के गॉडफादर बन गए थे। लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि महेश भट्ट का ये गॉडफादर वाला रोल सिर्फ एक रोल था, असली खिलवाड़ कुछ और था। 2006 में ही कंगना की दूसरी फिल्म आई, वो लम्हे। अनुराग बसु ने डायरेक्ट की। कहानी थी महेश भट्ट और परवीन बाबी की, वही पुरानी, वही घिसी पिटी। पब्लिक ने देखा और सीधा रिजेक्ट कर दिया। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और यहीं से कंगना का एक नया दौर शुरू हुआ, जहां फिल्में भी फ्लॉप हो रही थीं और महेश भट्ट का सपोर्ट भी धीरे धीरे एक बोझ बनता जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश भट्ट ने एक बार कंगना को इतना मारा था कि पूजा भट्ट को बीच में आना पड़ा। चप्पल फेंकी गई, हाथ उठाया गया। एक आदमी जिसे वो अपना गॉडफादर मानती थी, उसी ने उन्हें तोड़ दिया। 2006 से 2008 तक ये कंगना की जिंदगी का सबसे अंधेरा वक्त था। एक के बाद एक फ्लॉप। शकला का बूम बूम फ्लॉप, लाइफ इन अ मेट्रो थोड़ी तारीफ, लेकिन कंगना की कोई पहचान नहीं। धाम धूम फ्लॉप, कोई नहीं पूछ रहा था उन्हें, कोई बड़ा बैनर नहीं, कोई बड़ा हीरो नहीं। एक वक्त ऐसा आया जब कंगना के पास ना कोई फिल्म थी, ना कोई ऑफर, ना कोई डायरेक्शन। इंडस्ट्री में बात होने लगी थी, ये लड़की नहीं चलती। वो लड़की जो इतना सहकर यहाँ तक पहुंची थी अब फिर से अकेली खड़ी थी, अंदर से टूटी, बाहर से स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हुए। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। 2008 में एक फिल्म आई, फैशन, मधुर भंडारकर की। प्रियंका चोपड़ा मेन लीड में थी, कंगना एक सपोर्टिंग रोल में थी। एक ऐसी लड़की का रोल जो ग्लैमर की दुनिया में खो जाती है, बर्बाद हो जाती है। क्या आप यकीन करेंगे ये रोल कंगना की खुद की जिंदगी से कितना मिलता जुलता था? कंगना ने वो रोल जीकर दिखाया और दुनिया ने देखा। उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। नेशनल अवार्ड, वो भी सिर्फ तीसरी फिल्म पर। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक बार फिर बॉलीवुड ने कंगना को नोटिस किया, बड़े ऑफर्स आने लगे। राज काइट्स, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, नॉकआउट, एक के बाद एक फिल्में आती रहीं। करियर फिर से पटरी पर आ गया, लेकिन असली पहचान मिली क्वीन से। 2014 में एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई बड़ा हीरो नहीं था, सिर्फ कंगना थी। पूरी फिल्म, पूरी डेडिकेशन, पूरा दर्द। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि लोग बोल रहे थे, यार कंगना अकेले ही किसी भी हीरो से भारी है। तीनों नेशनल अवार्ड्स आए, फिल्म फेयर आए, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आई। कंगना अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक ब्रांड बन गई थी और इसी ब्रांड ने उन्हें थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाया, थोड़ा ज्यादा बोल्ड, थोड़ा ज्यादा खुद को सबसे ऊपर समझने वाला। क्या यही कॉन्फिडेंस आगे उनके लिए प्रॉब्लम बनने वाला था? दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंगना की फिल्मों की तरह उनकी पर्सनल जिंदगी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। पहला नाम आया अजय देवगन का। फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, 2010। सेट्स पर कंगना और अजय की नजदीकियां बढ़ने लगी। अजय उन्हें अपनी एक के बाद एक फिल्मों में लेने लगे, बाहर भी साथ दिखने लगे। अब यहाँ एक बात है जो कोई ओपनली नहीं कहता। अजय देवगन उस वक्त शादीशुदा थे, काजोल उनकी बीवी थी और काजोल कोई सीधी सादी औरत नहीं थी जो चुप रहती। जब काजोल को भनक
भयानक लगी तो उन्होंने अजय को इतना सुनाया कि अजय ने कंगना से दूरी बना ली। सीधा बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। कंगना के हाथ कुछ नहीं, ना फिल्म, ना रिश्ता, ना जवाब। लेकिन कंगना ने कुछ नहीं कहा पब्लिकली, वो चुप रही। तब दूसरा नाम आया, अध्ययन सुमन का, शेखर सुमन के बेटे। फिल्म थी राज एट मिस्ट्री कंटिन्यूज 2009। सेट्स पर दोनों में प्यार हुआ, या कम से कम अध्ययन ने समझा कि प्यार हुआ। वो कंगना के लिए दीवाना हो गया। लेकिन शेखर सुमन जो खुद एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, उन्होंने ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं किया। और फिर जो आरोप लगा वो सुनकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। शेखर सुमन ने पब्लिकली बोल दिया, कंगना ने मेरे बेटे पर काला जादू कर रखा है। जी हाँ, काला जादू। एक एक्ट्रेस पर काले जादू का इल्जाम 21वीं सदी में इंडिया में। बाद में अध्ययन ने भी इंटरव्यू में बोल दिया, कंगना से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना होगा। मतलब पहले दीवानगी, फिर काला जादू, फिर सीधा इनकार। ये क्या था? क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? लेकिन ये सब तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो अभी बाकी थी। तीसरा और सबसे बड़ा नाम ऋतिक रोशन। फिल्म थी क्रिश 3 2013। ऋतिक बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक, हैंडसम, सक्सेसफुल और उस वक्त अपनी बीवी सुजैन खान से अलग होने की कगार पर। सेट्स पर कंगना और ऋतिक में नजदीकियां आईं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ, वो इस कहानी का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है। कंगना ने पब्लिकली क्लेम किया कि दोनों के बीच एक सीरियस रिलेशनशिप था। ईमेल्स थे, बातें थी, वादे थे। ऋतिक ने एक ही बात कही, मैंने सिर्फ एक ही ईमेल की है कंगना को, बस एक। और फिर बोला, वो ईमेल्स जो कंगना दिखा रही हैं, वो किसी और ने भेजे थे, किसी इंपोस्टर ने। दुनिया में दो वर्जन आ गए। एक तरफ कंगना जो कह रही थी कि रिलेशनशिप था, प्यार था, धोखा मिला। दूसरी तरफ ऋतिक जो बोल रहा था कि ये सब एक तरफा सोच है। अब सवाल ये है, कौन सच बोल रहा था? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि दोनों के बीच कुछ तो था, लेकिन एग्जैक्टली क्या था वो सिर्फ दोनों जानते हैं। जो आगे हुआ उसने सब कुछ हैरान कर दिया। 2016 में ये मामला इतना बड़ा हो गया कि दोनों ने एक दूसरे पर लीगल नोटिस भेजे। साइबर क्राइम कंप्लेन हुई। मीडिया में रोज नया कुछ आता था। पूरा बॉलीवुड दो खेमों में बंट गया, एक ऋतिक के साथ, एक कंगना के साथ। कंगना ने ओपनली कहा, ऋतिक मेरा एक्स है, वो झूठ बोल रहा है। ऋतिक के वकीलों ने कहा, ये एक मेंटली डिस्टर्ब्ड इंसान है। दूसरों की नजर में कंगना एक विक्टिम थी, दूसरों की नजर में वो एक ऑब्सेस्ड औरत थी। सच क्या था? वो आज भी एक राज्य है। लेकिन एक बात तो साफ थी, इस पूरे विवाद ने कंगना को बॉलीवुड में लगभग अकेला कर दिया। जो लोग साथ थे वो धीरे धीरे दूर हो गए, जो रोल्स आने वाले थे वो बंद हो गए। कंगना के पास अब एक ही हथियार बचा था, उसकी जुबान। और इसी जुबान से अगला जो तूफान आया उसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। कंगना की जुबान, यही उनका सबसे बड़ा हथियार भी था और सबसे बड़ी मुसीबत भी। और पहला निशाना था करण जौहर। 2017 में कंगना करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर आई। ये वो शो है जहां एक्टर्स आकर हंसी मजाक करते हैं, फिल्मी गॉसिप शेयर करते हैं। लेकिन कंगना ने कुछ और ही प्लान किया था। लाइव शो पर सीधा करण जौहर के मुंह के सामने कंगना ने कह दिया कि करण जौहर मूवी माफिया है और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले हैं। पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया। करण जौहर इतना भड़का कि उन्होंने कंगना को इंडस्ट्री छोड़ जाने तक बोल दिया। लेकिन कंगना कहां चुप रहने वाली थी, उन्होंने सीधा जवाब दिया, ये इंडस्ट्री तुम्हारे बाप की नहीं है। और यहीं से कंगना और बॉलीवुड के बीच 36 का आंकड़ा शुरू हो गया। बस यहां रुकना नहीं था कंगना को। आलिया भट्ट के बारे में बोला, वो करण जौहर की बनाई हुई कठपुतली है, उसकी सफलता मुझे सफलता नहीं लगती। महेश भट्ट जिसे कभी अपना गॉडफादर माना था, उन पर भी कंगना ने खुलकर बोला। चप्पल वाली बात पब्लिकली आई, मारपीट के आरोप लगे। एक डायरेक्टर जिसने लॉन्च किया था वो अब विलन बन चुका था कंगना की कहानी में। तापसी पन्नू से भी चिढ़ गई। कंगना ने तापसी को अपनी सस्ती कॉपी तक बोल दिया पब्लिकली। जी हाँ, सस्ती कॉपी। तापसी चुप नहीं रही, जवाब दिया। और फिर ये झगड़ा महीनों तक चला। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इस वक्त तक बॉलीवुड के काफी बड़े लोग कंगना का नाम सुनकर ही मुंह फेर लेते थे। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, कोई नया ऑफर नहीं। लेकिन कंगना को इस सब की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब एक और बड़ा तूफान आने वाला था और इस बार पूरा देश हिलने वाला था। 14 जून 2020, एक दिन जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया। सुशांत सिंह राजपूत, एक टैलेंटेड एक्टर, एक आउटसाइडर जो अपने दम पर यहां तक पहुंचा था, अपने मुंबई के फ्लैट में जिंदगी खत्म कर चुका था। पूरा देश शोक में डूब गया और इसी दर्द को, इसी गुस्से को कंगना ने अपनी जुबान दी। कंगना ने सीधा आरोप लगाया, करण जौहर, महेश भट्ट, सलमान खान, करीना कपूर, इन्हीं लोगों ने सुशांत को तोड़ा। नेपोटिज्म ने मारा, फिल्म माफिया ने मारा, आउटसाइडर्स को यहां जीने नहीं दिया जाता। यही बोला कंगना ने। और ये बात लाखों लोगों के दिल में सीधी उतरी। जो गुस्सा अंदर दबा हुआ था लोगों का, बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे का झूठ, वो सब बाहर आ गया। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगा। कंगना हर रोज नए इंटरव्यू देती, हर रोज नया नाम लेती, हर रोज नया आरोप। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इस एक मूव ने बॉलीवुड को इतना नुकसान पहुंचाया जितना शायद किसी और चीज ने नहीं पहुंचाया था। शाहरुख खान की फिल्में डूबने लगी, आमिर खान को मुंह की खानी पड़ी, सलमान खान के प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठने लगे। लगभग एक पूरा साल बॉलीवुड हिट फिल्मों के लिए तरसता रहा और ये सब एक औरत की जुबान से शुरू हुआ था। लेकिन क्या ये सच में सुशांत के लिए था या ये कंगना का अपना बदला था उन लोगों
से जो उसने पूरी जिंदगी में दुश्मन बनाए थे। क्या ये बदला था या जलन की लड़ाई? सच जो भी हो, नतीजा ये हुआ कि पूरे बॉलीवुड ने कंगना को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब कोई नहीं था साथ, ना कोई बैनर, ना कोई हीरो, ना कोई डायरेक्टर। कंगना बिल्कुल अकेली थी। लेकिन तब एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसने कंगना की पूरी सोच ही बदल दी। और इस बार निशाना था महाराष्ट्र का सबसे ताकतवर पॉलिटिकल घराना। सितंबर 2020, मुंबई में कंगना का नया ऑफिस एक ही रात में मिट्टी में मिला दिया गया। उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने आकर ऑफिस तोड़ दिया। कंगना ने सुशांत की मौत का जिम्मेदार उद्धव के बेटे को बताया था और ये उनका जवाब था। कैमरे के सामने कंगना ने कहा, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। और फिर जो हुआ, उसने कंगना की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। कंगना को समझ आ गया, फिल्मों में पावर नहीं, असली पावर है पॉलिटिक्स में। और फिर कंगना का नया अवतार सामने आया। हर मंच पर मोदी जी की तारीफ, हर इंटरव्यू में बीजेपी का सपोर्ट। उन्होंने बोला, भारत को असली आजादी 2014 में मिली। पूरे देश ने उन्हें ट्रोल किया, लेकिन कंगना रुकी नहीं। किसान आंदोलन पर बोला, किसान नहीं, आतंकवादी हैं। दिलजीत दोसांझ से सीधी लड़ाई हुई। और फिर वो पल आया जो वायरल हो गया। एयरपोर्ट पर एक CISF जवान ने कंगना को कसा हुआ थप्पड़ मारा, पब्लिक में, कैमरे के सामने। उस जवान ने कहा, मेरे घर वाले किसान थे, तुमने उन्हें आतंकवादी कहा। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से लोकसभा का टिकट दिया। कंगना लड़ी और कंगना जीती। वो लड़की जो कभी 10,000 रुपए लेकर घर से भागी थी, आज पार्लियामेंट में बैठी है। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, ये सफर था किसी की हिम्मत की कहानी या एक औरत का सब कुछ पाने के लिए कुछ भी करने का खेल? दोस्तों, ये तो हो गई कंगना की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है अमिताभ बच्चन और रेखा की शादी क्यों नहीं हो पाई? और आखिर उस रात क्या हुआ जब अमिताभ और रेखा अश्लील हालत में थे और जया बच्चन ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया था? अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।